हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं सहरोज रब्बानी हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल BSEB इजी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम फिर से आप सबों के बीच हाजिर हुए हैं जनन चैप्टर को लेके। कौन से चैप्टर दोस्तों? जनन यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर को लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं, कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में प्रजनन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि पादप में जनन, पादप में जनन, उसके बाद हम लोग देखेंगे नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और फिर हम लोग देखेंगे दोस्तों मादा जनन तंत्र के, मादा जनन तंत्र। यानी इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है, जितने भी MCQ प्रश्न है, यानी कि टॉप 50 MCQ प्रश्न हम आपके लिए लेके आए दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी होंगे। आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। आज का हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि माँ के, किसके दोस्तों? माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। देखिए दोस्तों, माँ के पेट में जब बच्चा रहते हैं, भ्रूण रहते हैं, तो उनको पोषण मिलता है। किसको पोषण मिलता है? तो भ्रूण को। और रुधिर कहते हैं ब्लड को, रुधिर कहते हैं ब्लड को, यानी कि रक्त को। ब्लड बोले तो रक्त या फिर हम लोग उनको खून भी बोलते हैं। ठीक, तो माँ के खून से किसको पोषण मिलता है? तो माँ के खून से, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। किस माध्यम से मिलता है? तो वो प्लेसेंटा, किसके? प्लेसेंटा से भ्रूण को क्या मिलता है दोस्तों? पोषण मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है क्या? 2 से 8 दिन होंगे, 3 से 9 दिन होंगे, 4 से 10 दिन होंगे, या फिर 5 से 11 दिन होंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं। लड़कियों में, महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं दोस्तों, मासिक चक्र जो आते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। और ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 से 8 दिन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन 2 से 8 दिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, 8, 2 या फिर 6। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 आपका हो जाएंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं, लैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें लैंगिक जनन ऐसे जनन होते हैं जिसमें किसी संतान को जन्म देने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों, जैसे कि मनुष्य हो जाएंगे, जैसे मनुष्य हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें संतान को जन्म देने के लिए
एक ही जीव भागीदार होते हैं, भागीदार होते हैं। जैसे में अमीबा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें बच्चे को, संतान को जन्म देने के लिए दो जीवों की भागीदारी होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन ऐसे जनन को कहते हैं जिसमें एक नए संतान को जन्म देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीव की भागीदारी होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? क्या पंखुड़ी होंगे, पुंकेसर होंगे, बाह्य दल होंगे या फिर स्त्री केसर होंगे? तो पुष्प का पुंकेसर भाग जो है दोस्तों, पुष्प का पुंकेसर भाग जो है वो परागकण बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पुंकेसर भाग परागकण बनाते हैं। ये जो पीला वाला देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है पुंकेसर, ये आपका पुंकेसर हो गया। ठीक, इस पुंकेसर में परागकण होते हैं। इस पुंकेसर में यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ डॉट, यहाँ जो है आपको छोटे छोटे बूंद जैसा दिखेंगे, ये आपका हो गया दोस्तों परागकण। और परागकण जहां चिपका हुआ रहता है, परागकण जहां चिपका हुआ रहता है दोस्तों, उसको कहते हैं परागकोश। इसको कहते हैं, ये आपका हो गया परागकोश, ठीक। और ये लाल वाला जो बूंदा है, ये आपका हो जाएंगे, दोस्तों परागकण हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लाल वाला भाग पंखुड़ी कहलाएगा, पंखुड़ी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और पुष्प का जो है हरा वाला भाग है, पुष्प का जो हरा वाला भाग है, ये कहलाएगा आपका बाह्य दल, ये कहलाएगा बाह्य दल कहलाएगा। हरा वाला भाग आपका बाह्य दल कहलाएगा। ठीक है, चलिए पुंकेसर जो है पुष्प का नर जनन अंग होते हैं, और स्त्री केसर जो है दोस्तों पुष्प का स्त्री जनन अंग होते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें होता है? लिंग गुणसूत्र वैसे गुणसूत्र को कहते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं, या तो स्त्रीलिंग होंगे या फिर पुल्लिंग होंगे। तो लिंग गुणसूत्र जो है उनका पूर्ण जोड़ा, पूरा जोड़ा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ये है स्त्री में, ऑप्शन बी पुरुषों में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है दोस्तों स्त्री में हो जाएंगे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में हो जाएंगे। ये होते हैं एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और इसको अगर संख्या में पूछे, संख्या कितना हो जाएंगे? 46 होंगे। ठीक है, 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, गुणसूत्र एक समान होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों? एक समान होते हैं, जिन्हें दोस्तों, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिन्हें हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में होंगे, गर्भाशय में होंगे, अंडाशय में होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, पुरुष में जो होते हैं, नर में जो होते हैं नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? शुक्राणु।
और शुक्राणु का जो है निर्माण विड्सन में होते। कहाँ होते हैं दोस्तों? शुक्राणु का निर्माण विड्सन में होते हैं। इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण विड्सन में होते हैं। और अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। मादा युग्मक किसको कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं। और अंडाणु में अंड कोशिका का निर्माण होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होते हैं? यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस आयु में, किस एज में, किस उम्र में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? क्या 12 साल, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 44 वर्ष? यहाँ पे वर्ष होंगे दोस्तों, यहाँ पे वर्ष होंगे कि 12 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 44 वर्ष होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मानव जनन अंग जो है दोस्तों 18 वर्ष की आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, विड्सन में बने शुक्राणु कहाँ संचित होता है? देखिए, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण तो विड्सन में होता है, लेकिन निर्माण होने के बाद वो जमा होके कहाँ रहता है? संचित होके कहाँ रहता है? क्या शुक्राशय होंगे, अधिविड्सन होंगे, शुक्रवाहिका होंगे या फिर मूत्रमार्ग होंगे? ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिविड्सन। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण विड्सन में होता है और वो शुक्राणु जो है अधिविड्सन में जमा रहते हैं। कहाँ जमा रहते हैं? अधिविड्सन में जमा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मूत्र के रास्ते को मूत्रमार्ग कहते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि मनुष्य में, ह्यूमन में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, बीजाणु बनते हैं या फिर सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निषेचन के फलस्वरूप आपका युग्मनज बनते हैं। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं दोस्तों? युग्मनज बनते हैं। जैसा कि यहाँ से आपको शुक्राणु जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया फेलोपियन नली में, यह हो गया आपका फेलोपियन नली। और यहाँ से अंडाणु में से एक अंडा निकल के आते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, यानी अंडाणु प्लस शुक्राणु, शुक्राणु के आपस में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। फिर उस युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। फिर वो भ्रूण क्या बनता है? धीरे धीरे संतान बनता है। ये संतान कहाँ पलते हैं? तो माँ के गर्भाशय में। माँ के गर्भाशय में। देखिए, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जो है दोस्तों युग्मनज बनता है, यानी मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु, इन दोनों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, फिर युग्मनज से भ्रूण बनते हैं, भ्रूण से संतान बनते हैं और भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय में होता है।
और उस भ्रूण को जो पोषण जो है दोस्तों माँ के प्लेसेंटा से मिलता है। यानी आप देखे होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाभि को काट दिया जाता है, यानी वो नाभि जो है माँ से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो वहीं से बच्चे को क्या मिलते हैं, पोषण मिलते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो क्या 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या फिर 4 होंगे? यहां आपको दिखाई देता होगा दोस्तों, स्त्री में जो है अंडाशय की संख्या, राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं। देखिए एक यहां अंडाशय पाए जाते हैं और एक यहां। अगर आपको संख्या पूछे, अंडाशय की संख्या पूछे, संख्या में पूछेगा तो आपको देना है 2, ठीक है दोस्तों। अगर जोड़ी में पूछेगा, जोड़ी में पूछेगा कि अंडा कितनी जोड़ी होती है, तो अंडाशय 1 जोड़ी होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होते हैं, अगर जोड़ी में पूछा जाए तो अंडाशय 1 जोड़ी होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में, इंसानों में नर जनन अंग निम्न में से कौन सा है? यहाँ आपका विरसन है, शुक्रवाहिका है, मूत्रमार्ग है, इनमें से सभी। तो देखिए विरसन भी नर जनन अंग है, विरसन भी नर जनन अंग होंगे, शुक्रवाहिका भी होंगे, मूत्रमार्ग भी होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, स्त्री में यौनारंभ के लक्षण क्या क्या है? स्त्री में यौनारंभ के लक्षण क्या क्या है? ऑप्शन ए रजोधर्म का प्रारंभ होना, स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना या फिर सभी। देखिए दोस्तों स्त्री में यौनारंभ काल में कुछ परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन में से ये है, एक मासिक चक्र का शुरू हो जाना, रजोधर्म का प्रारंभ होना, एक ये भी है, ठीक। स्तनों में वृद्धि विकास होंगे, नितंबों का उभरना भी होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएंगे कि इनमें से सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। और कुछ भी लक्षण होते हैं यौनारंभ काल में, जैसे चेहरे पर मुहासे का आना, जनन अंगों में बाल का उगना, कमर का चौड़ा होना। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन यौनारंभ काल के लक्षण है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग का, मानव द्वारा इंसानों के द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है? तो ऑप्शन ये है, क्या जनसंख्या विस्फोट होंगे, ओजोन परत का क्षरण होगा, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण होगा या फिर मृदा अपरदन होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट। राइट ऑप्शन जनसंख्या विस्फोट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है कितना ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है, जनसंख्या कितना ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है, ये जो है आगे चल के हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? परिवार नियोजन बोले तो परिवार को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। तो इस कार्यक्रम को कब से शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया? 1951, 1947, 1920, 1930। तो इस कार्यक्रम को दोस्तों 1951 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? क्या बधियाकरण होंगे, गर्भपात होंगे, मुखीय गोलियां या फिर वीर्य सेचन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे बधियाकरण। जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि बधियाकरण, जिसे नसबंदी कहा जाता है। बंदी, ठीक है। नसबंदी पुरुषों में भी होते हैं, पुरुषों में भी नसबंदी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है नसबंदी को माना गया, जो कि पुरुष में भी होते हैं और स्त्री में भी होते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक गोली है प्रयोग की जाती, क्या मानसिक होंगे? मानसिक बोले तो मंथली, या फिर रोजाना डेली, या फिर साप्ताहिक वीकली,
या फिर तिमाही यानी 3 मंथ में एक बार। ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपका साप्ताहिक। राइट ऑप्शन हो जाएंगे साप्ताहिक। सहेली गोली को साप्ताहिक प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का RU 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। क्या गर्भ निरोधन में, गर्भपात कारक के रूप में, म्यूटाजिन के रूप में, या एमनियोसेंटोसिस के रूप में? ठीक है दोस्तों, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे गर्भपात कारक के रूप में RU 486 मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन जो है उसका उत्पत्ति कहां से होते हैं? अंडाशय, शुक्राशय, विरसन या फिर वीर्य? नर हार्मोन का उत्पत्ति जो है दोस्तों विरसन से होते हैं। कहां से होते हैं? विरसन से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक होते हैं आप शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं, अंडाणु को कहते हैं। ठीक है, अंडाणु से 2 हार्मोन का स्राव होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है। इसके द्वितीयक विकास से कुछ परिवर्तन होते हैं, महिलाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जनन अंगों में बाल आना, कमर का चौड़ा होना, आवाज पतला होना। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है दोस्तों ये अंड उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ये अंड उत्सर्जन में सहायक होते हैं। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है कि मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडा उत्सर्जन होता है? यानी मासिक चक्र के दरमियान पीरियड्स के दौरान किस दिन अंडा उत्सर्जन होता है? तो 8वें से 10वें दिन, 12वें से 14वें दिन, या फिर 14वें से 15वें दिन, या फिर मासिक चक्र के अंतिम दिन? तो देखिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे 12वें से 14वें दिन। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, वीर्य अण्ड जनन, या फिर एक्रोसोम? तो परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को अण्ड जनन कहते हैं। परिपक्व नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया, नर युग्मक के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का मानव मादा में गर्भकाल होता है। क्या 30 दिन का गर्भकाल होता है, 90 दिन का गर्भकाल होता है, 7 महीने का होता है, या फिर 9 महीने का? इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे कि 9 महीने का गर्भकाल होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्जन नियंत्रण होता है? वो कौन सा हार्मोन है जो अंडा उत्सर्जन को नियंत्रित करता है? क्या TSH हो जाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएंगे, या फिर ACTH होंगे, ADH होंगे, या FSH या LH हो जाएंगे? इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे FSH यानी फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाएंगे।
जो क्या करते हैं कि अंड उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि लीडिंग कोशिका जो है वो कहाँ पाई जाती है? यकृत में, विरसन में, वृक्क में, आंत में। इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे लीडिंग कोशिका विरसन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, ये मादा जनन तंत्र हो गए हैं। इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, संख्या में बोले तो 2, संख्या में 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जोड़ी एक जोड़ी होते हैं। यह अंडाशय से अंडा का फेलोपियन ट्यूब में निकलना, अंडाशय से अंडा का फेलोपियन ट्यूब में आना अंडा उत्सर्जन कहलाता है। क्या हो जाएंगे? अंडा उत्सर्जन कहलाते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएंगे आपका डी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? तो निषेचन कहते हैं नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। और देखिए कि निषेचन का क्रिया होता कहाँ है? निषेचन का क्रिया होता कहाँ है? निषेचन का क्रिया दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां हो गया आपका निषेचन की क्रिया, यह हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब, यह हो गया आपका फेलोपियन ट्यूब। ठीक है दोस्तों, तो योनि से जब शुक्राणु जैसे ही प्रवेश करते हैं फेलोपियन ट्यूब के तरफ, फेलोपियन ट्यूब की ओर शुक्राणु जाने लगते हैं। ठीक है, और अंडाणु से अंडा निकल के फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने की क्रिया को कहते हैं निषेचन, और निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या बताइए। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जिंदगी में कुल कितने अंडा उत्सर्जन कर सकते हैं या कुल कितने अंडा बना सकते हैं? क्या 4000 होंगे, 400 होंगे, 40 होंगे या फिर 999 होंगे? एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडा उत्सर्जन करते हैं। कितने? 400 अंडा उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? कि पुष्पी पादप जो है दोस्तों वैसे पादप को कहते हैं जिसमें पुष्प निकलता है या फूल निकलता है। ठीक है, फूल जो है या पुष्प जो है तना का रूपांतरण ही फूल होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस में होता है? क्या पत्ती में लैंगिक जनन होंगे, तना में लैंगिक जनन होंगे, जड़ में होंगे या फूल में होंगे? तो फूल ही लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, या फिर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग फूल या फिर पुष्प होते हैं, या क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का पुष्प के नर जनन अंग, पुष्प के नर जनन अंग संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन अंग संरचना को क्या कहते हैं? देखिए पुष्प जो है उसमें जो है नर जनन अंग भी होते हैं और मादा जनन अंग भी होते हैं। ठीक है, तो पुष्प के नर जनन अंग संरचना को पुमंग कहते हैं, पुमंग कहते हैं, पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद जायांग हो जाएंगे, और अंडाशय जो है ये आपका स्त्री केसर के भाग है। किसके? स्त्री केसर के भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का अपने जैसा संतान पैदा करने को क्या कहते हैं? क्या पोषण कहेंगे, शोषण कहेंगे, जनन कहेंगे या उत्सर्जन कहते हैं? तो अपने जैसा संतान पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अपने जैसा संतान पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, जिसमें जीव अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं। जैसे कि इंसान का बच्चा इंसान होते हैं, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होते हैं, गाय का बच्चा गाय होते हैं, सेम यानी माता पिता के जैसे होते हैं। पोषण जो है दोस्तों पोषक तत्वों जैसे में
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना ही पोषण कहलाता है। श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन शरीर से अपचित बेकार पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहते हैं जिसमें एक नए संतान को जन्म देने के लिए किसी एक जीव के भागीदारी का होना जरूरी है, यानी एक ही जीव एक नए संतान को जन्म दे सकते हैं। तो मनुष्य होंगे, अमीबा होंगे, बॉस इंडिका होंगे या बिल्ली होंगे। इसका राइट ऑप्शन अमीबा हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मनुष्य में दो जीव की आवश्यकता होती है, स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। बॉस इंडिका यानी कि गाय में भी दो जीवों की आवश्यकता होती है, बिल्ली में भी दो जीवों की आवश्यकता होती है एक नए संतान को, एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है क्या? पत्तियों द्वारा लैंगिक जनन होता है, या फिर फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, या तना के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पीय पादपों में फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न हम लोग का मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कि ये यहाँ इनमें से वो कौन है जो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? क्या अंडाशय होंगे, शुक्रवाहिका होंगे, फैलोपियन ट्यूब होंगे, या फिर गर्भाशय होंगे? तो शुक्रवाहिका जो है दोस्तों ये मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका? नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नली, गर्भाशय और अंडाशय जो है ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। मादा जनन तंत्र का भाग है, ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या फिर पुंकेसर? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होते हैं। अमीबा में द्विखंडन होते हैं, और पुंकेसर जो है पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प का नर जनन अंग होते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडप, या फिर आपका हो जाएंगे यहाँ पुंकेसर हो जाएंगे। पुंकेसर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे कि फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडक ये मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं। मादा जनन तंत्र का भाग होते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि द्विखंडन किसमें होता है या द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में, ईस्ट में, अमीबा में, या फिर सभी? तो द्विखंडन जो है दोस्तों वो अमीबा में होता है। द्विखंडन अमीबा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, योनि में? तो मानव मादा में निषेचन जो है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। मानव मादा में निषेचन फैलोपियन ट्यूब, यानी
नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के आपस में मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं और निषेचन का कार्य जो है फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या जायगोट बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे या फिर आपका वीर्य बनेंगे? तो नर युग्मक हो जाएंगे शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। इन दोनों के मिलने से बनता है जाइगोट। ठीक है दोस्तों, जाइगोट के बाद फिर बनेगा भ्रूण। ठीक है दोस्तों, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से कौन बनता है? जाइगोट बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। अब परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? दलपुंज, परागकण, स्त्री केसर या बाह्य दल। ये आपका हो जाएगा, ये पुष्प का नर जनन तंत्र पुंकेसर है। इस पुंकेसर में इस वाले हिस्से को कहते हैं परागकोश। इस परागकोश में छोटे छोटे बूंद जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं परागकण। इसे कहते हैं परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परागकण कहते हैं। ठीक है, सवाल है परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में देखिए दोस्तों, ये क्या है? परागकण होते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? क्या पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ के द्वारा या फिर इनमें से सभी? ठीक है, तो इनमें से सभी। कायिक प्रवर्धन कहते हैं पेड़ पौधों के किसी भी भाग द्वारा एक नया पौधा उगना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे बहुत सारी पत्तियां ऐसी होते हैं जो टूट के जैसे ही गिरते हैं तो उनमें से एक नया पौधा निकलने लगता है। बहुत सारे पत्तियां ऐसे होते हैं जो टूट के जमीन के संपर्क में जैसे ही आते हैं उनमें से एक नया पौधा निकलने लगता है। उसके बाद तना द्वारा आप गुलाब के टहनियों को देखे होंगे। गुलाब के टहनी को हम लोग काट के लगाते हैं और उनसे एक नया पौधा हो जाता है, उनसे एक नया पौधा का विकास होता है। यह भी कायिक प्रवर्धन हुआ। ये पत्ती द्वारा हो गया, ये तना द्वारा हो गया। या फिर हम लोग गन्ना जो होते हैं उनके तना को लगाते हैं और उनसे एक नया गन्ना का पौधा बन जाता है। यह भी कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। और बहुत सारे पौधे के जड़ को भी लगाया जाता है जो मात्र पौधे के जैसा होते हैं। अब क्वेश्चन है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर जो है उनके आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या वर्तिका कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे, परागकोश कहेंगे या फिर वीर्य कहेंगे? तो ये हो गया हम लोग का पुंकेसर। पुंकेसर के सबसे आगे वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया परागकोश। पुंकेसर के सबसे आगे वाले भाग क्या हो जाएंगे दोस्तों? परागकोश हो जाएंगे। पुंकेसर के सबसे आगे वाले भाग परागकोश होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पुंकेसर के आगे वाले भाग को परागकोश कहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? क्या सिफिलिस होंगे, HIV होंगे, गोनेरिया होंगे या हेपेटाइटिस होंगे? तो रोग निरोधी क्षमता को HIV सबसे अधिक प्रभावित करते। कौन प्रभावित करते हैं? HIV सबसे अधिक प्रभावित करते। के बाद जो है दोस्तों सिफिलिस और गोनेरिया यौन संबंधित रोग है। यौन संक्रमित रोग हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या पोषण की कमी, विटामिन सी की कमी, असुरक्षित यौन संपर्क या फिर खून की कमी? ठीक है, तो एड्स बीमारी जो है दोस्तों असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। पोषण की कमी से ढेर सारी बीमारियां होती। पोषण जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। इनको सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन, एफ से फैट जो है इनको सेंट्रल पुलिस फोर्स भी कहा जाता है। यानी सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन और एफ से फोर्स। विटामिन की कमी से ढेर सारी बीमारियां होती है, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन B1 की कमी से बेरी और भी ढेर सारा है दोस्तों। और खून की कमी से एनीमिया नामक रोग होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? यानी लैंगिक जनन से कौन सा रोग नहीं होता है? तो गोनेरिया होंगे, टाइफाइड होंगे, सिफिलिस होंगे या एड्स होंगे? तो गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स ये लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है। और जो टाइफाइड है दोस्तों ये आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे बी, टाइफाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, किस प्रकार की जनन में शरीर से कलिका निकलती? क्या मुकुलन होंगे, विखंडन होंगे, बीजाणु जनन होंगे, अपखंडन होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे मुकुलन। यानी जो मात्र जो होते हैं उनके शरीर से, मुकुलन से, इनके शरीर से क्या होते हैं, कुछ छोटे उभार वाली संरचना होती है, जो बाद में कट के फिर से पहले जैसा संरचना का निर्माण करते हैं, उन्हें मुकुलन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बीजाणु जनन में क्या होते हैं, बीजों के द्वारा जनन ही बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु जनन कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होगी? केवल नर जननांग की आवश्यकता होगी, केवल स्त्री जननांग की आवश्यकता होगी, दोनों की आवश्यकता होगी, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता होती है और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव नए संतान को जन्म दे सकते हैं। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि निषेचन क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? क्या अमीबा में निषेचन की क्रिया होगी? नहीं होगी। पुष्प, पादप एवं जंतु में होंगे? जी हाँ होंगे। ईस्ट में नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया जो है दोस्तों पुष्प, पादप और जंतुओं में होते हैं। पुष्प, पादप और जंतुओं में निषेचन की क्रिया होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, पुरुष में यौनारंभ के लक्षण क्या क्या है? पुरुष में यौनारंभ काल के लक्षण क्या क्या है? दाढ़ी मूंछ का उगना, मांसपेशियों में उभार आना, कंठ का फूलना, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों पुरुष में भी यौनारंभ काल के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उनके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं,
चेहरे पर मुहासे आने लगेंगे, उनके मांसपेशियों का उभरना, कंठ का फूलना, ये सारा उनका क्या है, पुरुष के यौनारंभ काल के लक्षण है। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएंगे इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है? भ्रूण पोष, पोष मतलब पालना, यानी भ्रूण को पालना। तो क्या भ्रूण पोष का कार्य क्या होगा? भ्रूण बनाना होंगे, लिंग निर्धारण करना होंगे, भ्रूण को पोषण देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका कार्य हो जाएंगे दोस्तों भ्रूण को पोषण देना। और भ्रूण को पोषण जो है प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से बनता है। भ्रूण बनाना ये भी नहीं होगा, लिंग निर्धारण ये भी नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होंगे। तो भ्रूण पोष का राइट ऑप्शन हो, भ्रूण पोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना होंगे। 50वां प्रश्न हम लोग का है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ठीक है, क्या पपीता होंगे, गुड़हल होंगे, सरसों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो पपीता जो है दोस्तों एक लिंगी होते हैं, इनमें एक ही लिंग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, या तो स्त्री ये लिंग या फिर पुल्लिंग, इनमें से एक ही लिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं किसमें? क्या मध्यावरण में होते हैं, बीज में होते हैं, भ्रूण में होते हैं, या फिर भ्रूणपोष में होते हैं? तो निषेचन के पश्चात बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड जो है बीज में परिवर्तित होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे।